तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग पूंजीवादी राज्य यानी कैपिटलिस्ट स्टेट व मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे। दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। जहाँ पर कैपिटलिज्म या जो कैपिटलिस्ट राज्य है ये खुले आर्थिक तत्वों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। यहीं पर जो मार्क्सवाद है ये क्या मानता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो राज्य है उसमें इकोनॉमी जो आर्थिक तत्व होते हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। और जो कंपटीशन की बातें हैं इससे मार्क्सवाद बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं रखता है। इसका मानना है कि जो पूंजीवादी राज्य होता है वो है की कैटेगरी वाला राज्य होता है और ये सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण करता है। तो उदारवाद के बाय प्रोडक्ट के रूप में पूंजीवादी राज्य की शुरुआत हस्तक्षेप लेसर-फेयर से हुई। राजप्रति राज्य बने, फिर आधुनिक उदारवाद के तहत कल्याणकारी राज्य और नैनी स्टेट की आधारशिला रखी गई। तो शुरू में हमने देखा था कि शुरू में जब कैपिटलिस्ट स्टेट आया तो उसने हस्तक्षेप का नियम लाया, लेसर-फेयर। फिर राजप्रति राज आया कि केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे राज्य। फिर आधुनिक उदारवाद के तहत हमने देखा कि जो राज्य है वो न केवल सुरक्षा प्रदान कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा था, बल्कि वो रोटी कपड़ा मकान भी देने लगा। और नैनी स्टेट तक आते आते यानी स्टेट जो व्यक्ति है उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी प्रबंधन करने लगा। ये है पूंजीवादी राज्य का ये इवोल्यूशन है, क्रम है। 1980 के बाद रोलिंग बैक ऑफ स्टेट हुआ और मिनिमल स्टेट का रूप फिर से उभर कर सामने आया। तो 1980 के बाद क्या हुआ कि जो नियो लिबरल्स हैं वो अब मैदान में आए और उन्होंने फिर से रोलिंग बैक ऑफ स्टेट कहा। क्यों? क्योंकि ये जो नैनी स्टेट है या लोक कल्याणकारी राज्य है इससे राज्य की इफिशियंसी गायब हो रही थी। राज्य जो नहीं करना चाहिए था राज्य वो कर रहा था। मार्क्सवादियों का तर्क है कि राज्य को समाज की आर्थिक संरचना से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। वही इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर। और जिसके पास अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है, जिसके पास अर्थव्यवस्था में जिसकी पकड़ होती है, वही राज्य को कंट्रोल करता है। मार्क्स का मानना है कि राज्य एक अधिसंरचना है, सुपर स्ट्रक्चर है। हमने देखा है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो आधार से बिलोंग करता है, लेकिन जो राज्य है, सरकार है, मीडिया है, ये सब चीजें सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी तरह राज्य भी सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है जो आर्थिक आधार द्वारा निर्धारित होता है। तो जैसे जिसका नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर रहेगा उसी का नियंत्रण राज्य पर रहेगा। परंपरागत मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य कुछ नहीं बल्कि वर्ग उत्पीड़न का एक साधन है। इट इज अ टूल फॉर क्लास सबऑर्डिनेशन या क्लास एट्रोसिटीज। मार्क्स की उभयभावी विरासत को आधुनिक मार्क्सवादियों या नव मार्क्सवादियों ने राज्य की सत्ता के विश्लेषण को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया। एंटोनियो ग्राम्सी ने भी इसे आगे बढ़ाया। ग्राम्सी के अनुसार बुर्जुआ वर्चस्व को बड़े पैमाने पर हेजेमनी के माध्यम से बनाया रखा जाता है। लोगों के मन में कंसेंट है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है और लोगों के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा की जाती है जहां पर वो अपने शोषण में ही अपना हित मानते हैं या अपना उस मजा ढूंढते हैं। जैसे बौद्धिक नेतृत्व या सांस्कृतिक नियंत्रण, वही बात है कि आप कल्चरल सबऑर्डिनेशन करिए, आप सॉफ्ट पावर से लोगों को रूल करिए। आप पहले मीडिया, स्कूल, परिवार, इन सब जो संस्थान हैं इनके माध्यम से लोगों के अंदर एक डर बिठाइए, लोगों के अंदर एक संकर्षण शक्ति या सम्मोहन शक्ति पैदा कीजिए कि लोग राज्य से प्रेम करने लगे। इसमें राज्य इनको बढ़ाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य इन सब चीजों को एक प्रकार से स्पॉन्सर करता है। डेविड हेल्ट, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट। ये 2000 में बुक आती है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न स्टेट के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य को दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला उपकरणवादी सिद्धांत यानी स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो एक है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच। ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट मानते हैं कि राज्य एक इंस्ट्रूमेंट है पूंजीपतियों के हाथ में जिससे कि सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। और एक है संरचनात्मक सिद्धांत यानी स्ट्रक्चरल थ्योरी। यहाँ पर आगे चल के हम देखते हैं कि ये ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट या रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की, यानी राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की बात करते हैं। तो इसमें कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट, वहां पर इसने इसकी बात की थी। हालांकि बाद की पुस्तकों में ये उस पे से मुकर गया था और कहा था कि नहीं, केवल कुछ समय के लिए राज्य
स्वतंत्र हुआ था, बाकी हर समय राज्य पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली होता है। फिर जो नए हम आगे चल के जो आधुनिक समय में भी हम देखेंगे कि निकोलस लांजा जैसे जो थिंकर हैं वो स्ट्रक्चरलिज्म पर भरोसा करते हैं या रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पर भरोसा करते हैं। तो राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत देखते हैं। तो प्राथमिक दृष्टिकोण है ये राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत है। जो प्राथमिक दृष्टिकोण है ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच है, ये ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। जो रूढ़िवादी मार्क्सवाद है, जो मार्क्स के एक्चुअल फॉलोवर्स हैं, ये उनके द्वारा इसको बल दिया जाता है। तो ये जो पुस्तक है मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आती है, उसमें मार्क्स ने क्या कहा था कि राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है, स्टेट इज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ। राज्य पूंजीपतियों की कार्य समिति है, राज्य शोषण का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, बुर्जुआ के स्वहित में प्रयोग होता है। तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके सेल्फ इंटरेस्ट में राज्य का उपयोग किया जाता है सर्वहारा को दबाने के लिए। राज्य की भूमिया पूंजीपतियों के हित में कार्यपालिका प्रबंधन करना है। राज्य की भूमिका क्या है कि पूंजीपतियों के हित में कार्यपालिका प्रबंधन करना है। मार्क्स आधुनिक राज्य की कार्यपालिका पूरे पूंजीपति वर्ग के सामान्य मामलों के प्रबंधन की एक समिति है। इसके समर्थक कौन है? क्लासिकल मार्क्सिस्ट, वही जो मार्क्स की बातों को सीधे सीधे मानने वाले जो थिंकर है। इसमें जो समकालीन समर्थक है, इसमें राल्फ मिलीबैंड का नाम उभर कर सामने आता है और उनकी एक पुस्तक है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी 1969 में बुक आती है। मिलीबैंड ने उत्तर पूंजीवादी राज्य का विश्लेषण करते हुए बरहेम की प्रबंधकीय क्रांति की आलोचना की है। बेसिकली बरहेम एक थिंकर है जिसने मैनेजेरियल रिवोल्यूशन करके एक कॉन्सेप्ट दिया है। इसका मानना है कि अब जो पूंजीवादी राज्य हैं या जो पूंजीवादी स्टेट है, वहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से मैनेजर बन सकता है। तो अब जो रूल किए जा रहे हैं पूंजीवादी स्टेट, ये स्टेट या पूंजीपति नहीं रूल कर रहे हैं, बल्कि मैनेजरों के द्वारा रूल किया जा रहा है। और मैनेजर एक ऐसी पोस्ट है जिसे कोई भी व्यक्ति अगर वो योग्य है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे होशियार का बच्चा हो, वो प्राप्त कर सकता है। तो अब जो पूंजीवाद है एक प्रकार से खुला कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है और अब इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन जो मार्क्सवादी बात करते हैं वो रह नहीं गया है। ये मैनेजेरियल रिवोल्यूशन की बात करता है कौन? बरहेम। लेकिन इसकी आलोचना मिलीबैंड करता है। मिलीबैंड का कहना है कि ठीक है, मैनेजर एक खुली क्लास है और वहां पर कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार मैनेजर बन सकता है। लेकिन अभी भी आप देखो कि सीईओ या जो एमडी कोई भी बनता है किसी भी कंपनी में, तो उसका जो पृष्ठभूमि होती है वो पहले ही कहीं ना कहीं एक तो अच्छी उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि रहेगी, वो किसी न किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता रहेगा, तो वही व्यक्ति मैनेजर बन पाते हैं। मिलीबैंड का मानना है कि जो व्यक्ति पहले से तो सक्षम रहे या तो पूंजीपतियों की फैमिली से बिलोंग करते रहे। तो आप ये जो मैनेजरियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं कि ओपन क्लास है, ये नहीं है। केवल 1-2% लोग ही वहां तक पहुंच पा रहे हैं सर्वहारा के, बाकी तो सारा प्रतिनिधित्व है मैनेजरियल रिवोल्यूशन में या मैनेजर का भी, तो वो पूंजीपति के ही लोग बैठाए हुए हैं। तो आप ये गलत बात बोल रहे हैं। बरहम के अनुसार उत्तर पूंजीवाद में पूंजीपति निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार प्रबंधकीय वर्ग, वही मैनेजेरियल जो क्लास है, उसके हाथ में आ गया है। यह प्रबंधकीय वर्ग एक खुला वर्ग है और कोई भी व्यक्ति यहाँ तक पहुंच सकता है। मजदूर भी प्रबंधक बन सकता है। ये बेसिकली बरहम बोलता है। राल्फ मिलीबैंड क्या बोलता है कि प्रबंधकीय क्रांति एक मिथक है मजदूर वर्ग की। तो राल्फ मिलीबैंड का मानना है कि जो प्रबंधकीय क्रांति यानी मैनेजेरियल जो रिवोल्यूशन है एक मिथ है। मजदूर वर्ग ही बच्चों के इस कुलीन वर्ग में शामिल होने की संभावना बहुत कम होती है। तो मजदूर वर्ग के बच्चों की इस कुलीन वर्ग में शामिल होने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज है ना। अब आप समझो, शिक्षा नहीं है आपके पास। अब आपको अगर मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो एक मजदूर का बच्चा कहाँ करोड़ों रुपए खर्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? जिसके पास पहले से कुछ पैसा रुपया होगा वही ना कर पाएगा। तो ये बात होती है। पॉल स्वीजी क्या बोलते हैं, ये अमेरिकी मार्क्सिस्ट हैं, कि राज्य शासक वर्गों के हाथों का उपकरण है। तो स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ दोज हु रूल। यहाँ राज्य शक्ति वर्ग शक्ति से जुड़ी हुई है। तो राज्य की शक्ति वर्ग शक्ति से, इन द सेंस कि जो क्लास डोमिनेट करती है उसकी शक्ति से जुड़ी हुई है। फिर अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी देखते हैं। ये दूसरा दृष्टिकोण है, राज्य का संरचनात्मक सिद्धांत। तो यह सिद्धांत राज्य को सापेक्ष रूप से स्वायत्त मानता है, रिलेटिवली ऑटोनॉमस मानता है राज्य को। और इसका मानना है कि राज्य सापेक्षिक स्वायत्तता होती है, रिलेटिव ऑटोनॉमी होती है राज्य की, ना कि आधार पर निर्भर संरचना है। तो राज्य रिलेटिवली ऑटोनॉमस संरचना है, ना कि ये बेस यानी आधार पर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक संरचना है।
राज्य का स्वयं का एक अस्तित्व है। अधिक जटिल परंतु सभ्य राज्य है ये। फिर 18वीं सदी में फ्रांस में दो प्रधान वर्ग थे, दो डोमिनेंट क्लासेस थी जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व था। एक तो सामंती वर्ग था, दूसरा पूंजीपति वर्ग था। तो कोई भी वर्ग आर्थिक ढांचे पर पूरी तरह एक अधिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए राज्य सापेक्ष रूप से स्वायत्त हो गया। तो वहां का जो 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, तो लुई बोनापार्ट इसने क्या किया था कि दो से मतलब वर्ग बन गए थे वहां पर। एक तो सामंती वर्ग था और दूसरा जो पूंजीपति वर्ग था। ये एक ट्रांजिशन की बेसिकली प्रक्रिया थी, 1850 की घटना है ये। तो जो लुई बोनापार्ट था, अब चूंकि दोनों जो ग्रुप थे, दोनों जो वर्ग थे, एक दूसरे की पावर को मैच कर रहे थे, तो ये इनकी जो पावर इक्वल हो जाती थी। इस जो लड़ाई में क्या होता है कि दो बंदरों की लड़ाई में फिर दूसरा कोई ले जाता है। तो यही चीजें हैं कि जो बोनापार्ट है, लुई बोनापार्ट, उसने दोनों को नियंत्रित कर रखा था। नेपोलियन राज्य समाज पर अपनी इच्छा थोपता है। जो नेपोलियन राज्य होता है वो समाज पर अपनी इच्छा थोपता है, जो भयावह परजीवी निकाय यानी अपीलिंग पैरासिटिक बॉडी के रूप में कार्य करता है। अगर राज्य ने किसी वर्ग के हितों को स्पष्ट किया है तो वह है बुर्जुआ वर्ग। अगर राज्य ने किसी वर्ग के हितों को स्पष्ट किया है तो वह बुर्जुआ वर्ग नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी समाज में सबसे अधिक आबादी वाले वर्ग, छोटी जोत वाले किसानों, स्मॉल होल्डिंग पेजेंट का था। तो बेसिकली ये उस समय की बात है, ये बुर्जुआ वर्ग को नहीं। मतलब अब देखो, राज्य भले दोनों जो वर्ग हैं दूसरे की पावर को मैच कर रहे हैं, और राज्य किसी एक वर्ग से जुड़ा हुआ अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी एक राज्य की जो थोड़ा सा नहीं कहते हैं कि टिल्ट है या थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो वो बुर्जुआ वर्ग के लिए नहीं था, यानी कैपिटलिस्ट लोगों के लिए नहीं था। ये था बेसिकली वही जो सामंती लोग थे उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था राज्य का। क्यों? क्योंकि एक ट्रांजिशन की प्रक्रिया थी और सामंत लोगों ने अपना अच्छा इमेज बना रखी थी, तो राज्य बेसिकली उन्हीं की तरफ थोड़ा सा झुकेगा। राज्य सदैव पूंजीपतियों के हित के अनुसार कार्य नहीं करता, बल्कि पूंजीवाद व्यवस्था के पक्ष में कार्य करता है। तो राज्य पूंजीपतियों के हित में हमेशा कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर पूंजीपति क्योंकि मतलब इंटरेस्ट में ही हमेशा कार्य करता, तो जो पूंजीपति राज्य है वो कल्याणकारी क्यों बनता, वो नैनी स्टेट क्यों बनता? कल्याणकारी राज्य बना तो उसने पूंजीपतियों से पैसा लेके गरीबों में बांटा, तब ना कल्याणकारी राज्य बना। तो अगर वो हमेशा पूंजीपतियों के हित के बारे में सोचता तो वो लॉ एंड ऑर्डर बस मेंटेन करता और कुछ ना कर पाता, लेकिन राज्य ने ऐसा किया। तो हमेशा कभी कभी वो पूंजीपतियों के हित के विपरीत जाके काम कर सकता है, लेकिन वो पूंजीवाद के खिलाफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर पूंजीवाद का सिस्टम ही खत्म हो गया तो फिर पूंजीपति बचेंगे क्यों? तो ऐसी स्थिति मेंटेन करो कि ज्यादा से ज्यादा रिवोल्यूशन ना हो और पूंजीवाद की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। तो लार्जर इंटरेस्ट में आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं कर लेते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध भी निर्णय लिया जा सकता है। राज्य परस्पर विरोधी वर्गों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, इसलिए स्वयं वर्ग व्यवस्था को अस्तित्व में रखता है। ग्रामसी भी राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का पक्षधर है। प्रथम पक्षधर है ग्रामसी। तो ग्रामसी ने भी कहा था कि जो सुपर स्ट्रक्चर, उसने जो ग्रामसी है बेसिकली क्या मानता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो आधार है वो तो, जिसे मार्क्स कहता है ना कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर, यानी आर्थिक जो संरचना है वो आधार का हिस्सा है। तो ऐसा कौन मानता है? ऐसा ग्रामसी भी मानता है, लेकिन उसका मानना है कि जो अधसंरचनाएं हैं यानी सुपर स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या कि आधार पर बेस्ड नहीं है, बल्कि उनका अपना स्वयं का अस्तित्व है। अधिसंरचनाओं की अपनी स्वयं की अस्तित्व है, स्वायत्तता है। तो आप राज्य को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, राज्य की पावर को आप दरकिनार नहीं कर सकते। संरचनावाद व राज्य की अपेक्षा संरचनावाद व सापेक्ष राज्य की स्वायत्तता पर्याय है। तो अगर हमने स्ट्रक्चरलिज्म कहीं पर कहा तो इसका मतलब है कि रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट की हम बात कर रहे हैं। फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी लुई अल्थुजर भी संरचनावादी हैं। लुई अल्थुजर की पुस्तक क्या नाम है? फॉर मार्क्स नहीं, ये फॉर मार्क्स होगा, मार्क्स, ये वाला मार्क्स नहीं, 1965 में बुक आती है। फिर निकोल पोलांजा मिलीबैंड के विपरीत संरचनावादी हैं। तो बेसिकली वर्तमान समय में मिलीबैंड और निकोस पोलांजा के बीच ये बहस चलती है कि राज्य ऑटोनॉमस है, रिलेटिवली ऑटोनॉमस है या नहीं। निकोस पोलांजा फ्रांसीसी मार्क्सवादी हैं। इनकी जो पावर, इनकी जो बुक का क्या नाम है?
पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, ये 1973 में आती है। पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास। स्टेट पावर एंड सोशलिज्म, ये 1978 में आती है, स्टेट पावर एंड सोशलिज्म। तो 1960 के दशक के बाद से राज्य के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत पर राज्य के प्रतिद्वंदी उपकरणवादी और संरचनावादी विचारों का प्रभुत्व रहा है। द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मिलीबैंड द्वारा राज्य को शासक वर्ग के एक एजेंट के रूप में दर्शाया गया। इस पुस्तक में बताया गया कि राज्य के अभिजात वर्ग को उनकी संपत्ति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य के अभिजात वर्ग यानी राज्य के एलिट जो सेक्शन होता है, इस केस में कैपिटलिस्ट है, को संपत्ति के आधार पर, चूंकि इनके पास संपत्ति होती है, इस आधार पर उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो अडानी अंबानी को कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो कि एलिट सेक्शन से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास संपत्ति है। निकोल पोलांजा ने पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, 1968 में बुक आती है, में इस समाजशास्त्री दृष्टिकोण को नकार दिया और इसके बजाय आर्थिक और सामाजिक शक्ति की संरचना राज्य की स्वायत्तता पर इस हद तक बाधा डालती है, पर इस पर जोर दिया। तो उन्होंने इस समाजशास्त्री दृष्टिकोण को नकार दिया कि जो राज्य के अभिजात वर्ग को उनकी संपत्ति के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होता है। उनका कहना है कि इसके बजाय आर्थिक और सामाजिक शक्ति की संरचना राज्य की स्वायत्तता पर किस हद तक बाधा डालती है, इस पर उन्होंने जोर दिया। पोलांजा के अनुसार राज्य उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य नहीं कर सकता जिसमें वह संचालित होता है। पोलांजा के अनुसार राज्य उस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य नहीं कर सकता जिसमें वह संचालित होता है। पूंजीवादी राज्य का कार्य पूंजीवाद के दीर्घकालिक हितों की सेवा करना। तो पूंजीवादी राज्य का काम क्या है? कैपिटलिस्ट स्टेट का जो मेन पर्पज है वो है कि आप लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करिए, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करिए। और लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको हम मेंटेन किए रहें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए अगर हमें शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े, पूंजीवादी राज्य से हमें, मिनिमल स्टेट से हमें पॉजिटिव फ्रीडम की तरफ जाना पड़े या लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ जाना पड़े, तो वो जाना कहीं से कहीं तक अच्छा है। मिलीबैंड पोलांजा तर्क क्या है? राज्य का उपकरणात्मक सिद्धांत और संरचनावादी सिद्धांत, तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी और स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। राज्य का इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी क्या है? उपकरणात्मक सिद्धांत क्या है? तो कार्ल मार्क्स राज्य को प्रभुत्वकारी वर्ग का शोषण करने वाला उपकरण मानता है। प्रभुत्वशाली वर्ग का शोषण करने वाला उपकरण मानते हैं, यानी कैपिटलिस्ट के हाथों में एक टूल है जिससे सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। यानी राज्य की भूमिका स्वायत्त नहीं होती बल्कि वह पूंजीपति वर्ग के हाथों मजदूर वर्ग का शोषण करने वाला एक उपकरण होता है। मार्क्स व एंजल ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में लिखी गई में क्या बोला है कि आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के मिले जुले मामलों का प्रबंधन करने वाली समिति मात्र है। तो वही है कि स्टेट एज एन एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ बुर्जुआ। स्वाजी लिखते हैं कि राज्य शासक वर्ग के हाथों का उपकरण है। उपकरणात्मक सिद्धांत के समकालीन समर्थक पॉल स्वीजी और राल्फ मिलीबैंड है। फिर राज्य का संरचनात्मक सिद्धांत, तो संरचनावादी सिद्धांत राज्य को पूंजीपति वर्ग का उपकरण नहीं मानता बल्कि राज्य की स्वायत्त भूमिका को स्वीकार करता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्य समाज की संरचनाओं से निर्धारित होते हैं, ना कि प्रभुत्वशाली वर्ग से। तो जो राज्य की संरचनाएं हैं वो भी कभी कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या जब दो वर्ग आपस में एक दूसरे की पावर को संतुलित कर दें, जैसे कि फ्रांस में हुआ था कि जो सामंती वर्ग था वो पूंजीपति वर्ग को संतुलित कर रहा था, तो राज्य रिलेटिवली ऑटोनॉमस हो गया था। साधारण शब्दों में राज्य केवल पूंजीपति वर्ग यानी आर्थिक प्रणाली पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि कानून, धर्म, शिक्षा, राजनीति आदि संरचनाएं भी इसके कार्यों को प्रभावित करती हैं। तो हम इसमें 1527 का जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसमें हमने देखा था कि धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जब बाबर जीता था। तो अगर उसने जिहाद का नारा ना दिया होता तो हो सकता है कि जो मुस्लिम सैनिक थे उसके अंदर इतने ज़्यादा काइंड ऑफ जोश ना आता और वो हार गए होते। क्यों? क्योंकि सामने वाला विपक्ष था वो भी बहुत मजबूत था। तो यहाँ पर किसने भूमिका निभाई? धर्म ने भूमिका निभाई। ऐसे ही शिक्षा भी महत्वपूर्ण कभी कभी भूमिका निभा देती है। राजनीति अपने आप में एक स्वायत्त भूमिका है। तो हमने देखा है कि 1951 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी या एलपीजी का मॉडल आया था, उसको किसने प्रभावित किया था? उसको राजनीति या स्टेट ने प्रभावित किया था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि केवल आर्थिक तत्व ही चीज़ों को प्रभावित करते हैं, कभी कभी दूसरे तत्व भी प्रभावित करते हैं और हमेशा करते हैं। रचनात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन से हैं? लुई अल्थुजर है और निकोस पोलांजा है। दोनों फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक व मार्क्सवादी हैं। लुई अल्थुजर की बुक का क्या नाम है? आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस। आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, ये 1970 में बुक
आती है, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स। इसमें थोड़ा सा और देखते हैं संरचनात्मक जो मार्क्सवाद है। संरचना का तात्पर्य है कि सकलता या समष्टि, होल के कई पार्ट होते हैं, यानी कोई भी अगर तथ्य है या कोई भी होल है उसके कई पार्ट होते हैं। कोई भी अगर सत्य है उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इन भागों में पारस्परिक संबंध होता है, ये संबंध ही आपस में मिलकर संरचना बनाते हैं। तो हमने देखा है कि अगर हम किसी जो एटम की बात करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और इनका आपस में, मॉलिक्यूल्स का आपस में संबंध होता है और यही आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिलकर संरचना बनाते हैं। संरचना के ये भाग जड़ नहीं होते बल्कि परिवर्तनशील होते हैं। अगर एक दो मॉलिक्यूल्स को आप चेंज कर दें तो पूरा का पूरा परमाणु का जो आकार है, उसकी जो प्रकृति है, चेंज हो जाएगी। पर संरचना सामान्यतः अपरिवर्तनशील रहती है, लेकिन परमाणु का नाम तो परमाणु ही रहेगा, चाहे भले उसका कंपोनेंट या स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या उसका जो काइंड ऑफ उसका जो टेक्सचर है चेंज हो जाए। जिस प्रकार संरचनावाद के तहत सभी सामाजिक व सांस्कृतिक संरचनाओं, फॉर एग्जाम्पल भाषा, धर्म, काव्य, संगीत, कला वस्तु को उनकी पूरी बनावट, सभी अंगों यानी संरचना के आधार पर समझा जाता है, उसी प्रकार संरचनात्मक मार्क्सवाद के तहत आधार व अधसंरचना यानी बेस और सुपर स्ट्रक्चर के सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं। केवल आर्थिक प्रणाली आधार ही संपूर्ण परिवर्तन का एकमात्र कारण नहीं है। कुल मिला के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही चीजों को प्रभावित नहीं करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, धर्म होता है, भाषा होती है, संस्कृति होती है, सब कुछ प्रभावित करता है। तो आप एक चीज को लेके कह दें कि नहीं यही कारण है तो वो गलत हो जाएगा। वही हमने जो 1991 वाला उदाहरण दिया था, 1527 वाली जो युद्ध की लड़ाई की बात की थी, तो वो यही बातें। बल्कि कानून, राजनीति, धर्म, कला, शिक्षा आदि किसी भी संरचना से शुरू हो सकते हैं। जो परिवर्तन है तो किसी भी संरचना से शुरू हो सकते हैं। आपने सती के खिलाफ कानून बनाया, परिवर्तन यहीं से शुरू हो गया। कहीं आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर जाके आपने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया था, आपने राइट टू एजुकेशन दे दिया, परिवर्तन वहीं से शुरू हो गया। आपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके या गरीबों को पैसा नहीं बांटा था, आपने चेंज किया, 25% लोग 25% सीटें रिजर्व रहेंगी, ठीक है, आपने वहां जाके परिवर्तन कर दिया। तो परिवर्तन तो कहीं से भी शुरू हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि आर्थिक परिवर्तन ही हो, ये बात है। संरचनात्मक मार्क्सवाद 1970 के दशक में फ्रांस में पैदा हुआ। लोयल थोजर इसके जनक थे। अन्य संरचनात्मक मार्क्सवादी निकोस पुलांजा है व मोरिस गोल्डियर है। 1990 के दशक में लुई अल्थोजर पागल हो गए और पुलांजा ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 10-15 साल में ही इस धारा का अवसान हो गया। तो वही बात है, जब आदमी ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो वो भी कष्टकारी होता। चलिए खैर, अब आगे से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग पूंजीवाद, राज की बदलती प्रकृति के 6 मॉडल देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।